नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका संबंध भारतीय राजनीति से बहुत गहरे तक है। दरअसल अगर हम इसको आम भाषा में कहें तो एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन का जिन फिर बोतल के बाहर आया है। और ये हुआ है जब से बीजेपी सरकार में आई है। बीच में कई बार बात हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार में कि हम देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएंगे। हालांकि इससे देश को फायदे भी हैं और कुछ इसको नुकसान भी बताते हैं, क्योंकि अब देश के कई राज्यों के चुनाव आगे पीछे हो गए हैं। वजह रही है कई बार धारा 356 के का इस्तेमाल करके सरकार को भंग करने की राज्यों की, और फिर उसके बाद साल भर 1.5 साल के बाद चुनाव कराने की। इसके चलते चुनाव का जो क्रम है वो गड़बड़ा गया। और यही वजह है कि देश में कहीं ना कहीं कभी किसी राज्य के चुनाव होते, कभी किसी राज्य के। तो कह सकते हैं कि पूरे देश में चुनाव आयोग चुनाव में व्यस्त रहता है पूरे 5 साल, यानी चुनाव आयोग इलेक्शन के मोड पर ही रहता है। मामला चाहे राज्यों की विधानसभा का हो या फिर उपचुनाव का हो। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि इस मुद्दे पर लोकसभा की जेपीसी कमेटी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके चेयरमैन पीपी चौधरी वो क्या कहते हैं, और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं, इन दोनों की बात सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा में जुड़ेंगे नई दिल्ली से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। फोन लाइन पर जुड़ेंगे रमेश सिंह जो जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, और स्टूडियो में मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रिंस गुप्ता जी। करते हैं चर्चा की शुरुआत और सुनते हैं जेपीसी चेयरमैन और शिवराज सिंह चौहान को। आज जो है स्टेक होल्डर्स में हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो है उनसे कमेटी इंटरेक्ट करेगी, और इसके अलावा हमारे सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं पद्मावाई, उनसे इंटरेक्ट करेगी। और उसके साथ साथ जो रिसर्च की 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, विधि सेंटर फॉर लीगल रिसर्च और नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर, उनसे हम एक राष्ट्र एक चुनाव, 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया। और संपूर्ण राष्ट्र में जनता के बीच इस संदेश को पहुंचाएंगे, ये निर्णय भी किया। ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसके कारण विकास बाधित होता है, जन कल्याण के काम रुक जाते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज संतों ने संकल्प लिया है हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर। संत जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है। अब सियासत में संतों ने भी कहा है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि इससे बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी और फिर राज्य सरकारें विकास के कामों को गति देंगी। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं आमतौर से चुनाव आचार संहिता लग जाती है, और वहाँ फिर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी कई बार चुनाव की विकास की गति अटक जाती है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे तीनों विशेष मेहमान। दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार, फ़ोन पर रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में प्रिंस गुप्ता जी। सबसे पहले प्रिंस गुप्ता जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहता था। ये मामला राजनीतिक तो है, लेकिन ये कानूनी भी हो सकता है, क्योंकि कानून कई लोग इस मुद्दे पर कोर्ट भी जाते भी हैं। कांग्रेस आमतौर से इसका विरोध कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे लोकतंत्र मुश्किल में पड़ जाएगा। अब लोकतंत्र मुश्किल में पड़ेगा तो फिर जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे उस समय तो 1951-52 से लेकर 1967 तक सारे राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे। अगर तब देश मुश्किल में नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ना चाहिए? और अगर कोई चुनाव की व्यवस्था पटरी से उतरी है तो पटरी पर लाने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार और जो विधि के जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं, उनका भी काम है कि वो इस मामले में कोई रास्ता सुझाएं। और जो आशंका प्रकट की जाती है कि इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा, उस पर भी उनकी राय हो। क्योंकि एक साथ चुनाव में बेशक खर्च कम होता है, एक साथ सारी चीज़ें हो जाती है। कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है, पूरा शासन प्रशासन और उसके अधिकारी कर्मचारी इसी काम में जुट जाते हैं। तो कई बार तो सच में काम की वजह से विकास के काम नहीं हो पाते, लेकिन कई बार अफसर भी इसकी आड़ लेकर कहते भाई इलेक्शन चल रहा है, अभी ये काम नहीं होगा, तो वो भी इसको रोकते हैं। तो आपकी राय, कानूनी रूप से ये कितना उचित है, कितना अनुचित है,
और क्या होना चाहिए? बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसे हमको पता है वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसके प्रेसिडेंट हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे और जिसकी रिकमेंडेशन शायद 1.5 साल पहले आई थी, जिसने बोला था कि काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जहाँ तक रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न इस बात को नहीं बोल रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी पावर पार्लियामेंट को देता है और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको गवर्न करती है। अब रही बात क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अमेंड किया जाए, जिसके लिए आर्टिकल 368 में कुछ प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, जिसमें लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अलॉन्ग विद द 50% ऑफ मेजॉरिटी, और सेम राज्यसभा में उसको पारित करता है। और इसके उपरांत स्टेट असेंबलीज में एटलीस्ट 50% असेंबलीज में उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करता है और प्रेसिडेंट इसका एसेंट देते हैं जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके स्पेशल प्रोविजन से हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस प्रोसीजर को किस तरीके से किया जाता है, पार्लियामेंट में किस तरीके से मेजॉरिटी देखी जाती है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो भी हमारे देश में चल रहा है वो देखने वाली बात होगी। अब रही बात इसमें जो फेडरल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम संघवाद कहते हैं, जिसमें एक केंद्र सरकार होती है और काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं अपने यहाँ, क्या इसके प्रिंसिपल को डैमेज पहुँचाया जाएगा और संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी? तो ये लीगल प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में जब ये अगर एक्ट पास होता है तो उसको चैलेंज डेफिनेटली किया जाएगा और उसमें इसकी वैधानिक चीज़ों को देखा जाएगा। बट जहाँ तक मेरी समझ है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था टिल 1967 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पॉलिटिकली, पूरे देश में इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे। और उसके बाद सिंस हमने जैसे देखा आर्टिकल 356 का जिस तरीके से इन्फोर्समेंट किया गया और 365 का इन्फोर्समेंट किया गया और प्रेसिडेंट रूल लगाए गए, कई बार स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गिर गई, कई बार इलेक्शन हुआ और भंग असेंबली मतलब हाफ मेजॉरिटी वाली असेंबली बनी, तो उसमें कई बार प्रेसिडेंट रूल लगाना मैंडेट हो गया, जिसके कारण जो सिंक्रोनाइजेशन है सारे स्टेट में इलेक्शन होना और लोकसभा के इलेक्शन होना, उसमें गड़बड़ी आई। और इसके कारण आज हम देखते हैं कि हर 6 महीने में, हर 2 महीने 3 महीने में नए नए स्टेट में इलेक्शन होते हैं। अब इससे ड्रॉबैक ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, भले ही वो स्टेट में इलेक्शन हो रहा है तो चीफ मिनिस्टर या बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसमें स्टार कैंपेनर बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो सब इलेक्शन मोड पे रहते हैं जी। इसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाता है, जिसके कारण बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज़ होती हैं उस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 5 साल अगर किसी सरकार को मैंडेट मिल रहा है टू रन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको 2 साल इफ़ नॉट एनीथिंग 2 से 2.5 साल इलेक्शन में चले जाते हैं और 2.5 साल का उसको टाइम मिलता है काम करने का, तो इसमें काफ़ी गड़बड़ होती है। उसके अलावा आपने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस का, ऑफकोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस का थोड़ा हमको इनिशियली दिक्कत हो सकती है कि इतनी हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस या स्टेट फोर्सेस ना मिले, बट अगर इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बड़ा अच्छा कदम है। और अगर ये फेडरल प्रिंसिपल्स को बैलेंस करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये बिल्कुल होना चाहिए और ये अच्छा कदम है। और जैसा हम देख रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर हैं, दोनों सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोपोर्शनेट मेंबरशिप होता है, जिसमें उसमें इन बिल को डिस्कस किया जा रहा है, डिलिबरेट किया जा रहा है। इसमें हम और देख रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं इनको भी उसमें पार्टी बनाया जा रहा है, उनसे भी सजेशन रिकमेंडेशन लिए जा रहे हैं और हो सकता है कि आगे जाके जनरल पब्लिक से भी इसमें रिकमेंडेशन लिए जाएँ। अगर इन सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे लीगल एक्सपर्ट्स को बातचीत करके, सलाह मशवरा करके एक प्रॉपर डायलॉग के बाद ये एक्ट पास होता है तो ये देश में काफ़ी अच्छी पहल होगी और इसके हमको फ्रूट्स आने वाले टाइम में दिखेंगे देश में। मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास कि ये जो चीज़ है कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकती कि एक साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं, लेकिन अगर इसका कोई विरोध करता है, सिर्फ राजनीति के कारण विरोध करे, तो फिर वो विरोध गले नहीं उतरता। उसके पीछे कोई ऐसे कारण होने चाहिए जो सच में इस बात की तरफ इशारा करें कि एक साथ चुनाव कराने से देश का नुकसान है या लोकतंत्र को खतरा है। ये ज़रूर पूछूंगा, क्या इसके जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना उचित है? क्या वो हमारे लोकतंत्री व्यवस्था के हित में है, देश के हित में है? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि चुनाव तो एक साथ होने चाहिए,
अब इसमें दिक्कत एक बात आएगी प्रिंस गुप्ता जी कि जिन राज्यों के चुनाव आगे पीछे हो गए हैं उनको कैसे 2029 में, जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं कि शायद 2029 में लोकसभा और विधानसभा के सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो जिन राज्यों में चुनाव के अभी 2 साल बाकी है, कहीं 1 साल का समय बचेगा, कहीं 2.5 साल का वक्त बचेगा, तो वो राज्यों की जो सरकारें 5 साल के लिए चुनी गई हैं उनका कार्यकाल खत्म करके फिर एक साथ चुनाव कराना, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मुझे लगता है इसमें जो कानून के जानकार हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। और एक बार तो मुझे लगता है थोड़ा सेक्रीफाइस लोगों को करना पड़ेगा कि हमारी सरकार को अभी 1 साल बचा था, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में हमारा 1 साल चला गया। हमारी सरकार का कार्यकाल 4 साल का ही रहा, जबकि चुने गए थे 5 साल के लिए। हो सकता है किसी के 3 साल पूरे हुए हो और वो 2 साल उनके जाया हो जाए। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि रहेंगी, जो चर्चाओं का विषय बनेगी, जिस पर लोग विचार भी जताएंगे और इस पर सियासत भी होगी। तो हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, आप इस पूरे मामले को किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि हम पहले भी इस मुद्दे पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज ये मुद्दा इसलिए उभर के सामने आया क्योंकि दिल्ली में चर्चा चल रही है कि शायद 2029 में सभी राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जाएं। आपकी राय? इसके नफे नुकसान तो है, लेकिन देश के विकास को कितनी गति मिलेगी, कितनी मजबूती मिलेगी, उस पर भी आपकी टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, देखिए, अगर देश के प्रगति के हिसाब से, देश के विकास के हिसाब से हम इसको देखें तो ये देश के भले के लिए रहे, वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 5 के 5 साल और 12 के 12 महीने सरकारें सिर्फ चुनावी इलेक्शन मोड में रहती इसमें, और इलेक्शन मोड में रहने की वजह से आचार संहिता कहीं ना कहीं, आचार संहिता लगने की वजह से वो विकास और प्रगति कहीं ना कहीं बाधक होती है। विकास प्रगति ही बाधक नहीं होती, सुरक्षा बलों का इधर से उधर डिप्लॉयड होना, और इलेक्शन हो रहे होते हैं जहां उस राज्य में सबसे बड़ी शिक्षा भी प्रभावित होती है, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट होता है, उसमें बीएलओ, तो ये सारा कुछ जो है इसमें बहुत बड़ा रोल है कि शिक्षकों का होता है, वो शिक्षकों की ड्यूटीज होती है। इस तरीके से भी हम इसको देखेंगे। और आगे एक बात और भी है जी। कि देखिए, इलेक्शन होता है, जब एक राज्य का इलेक्शन होता है और 2 या 3 राज्यों की सरकारें, वहां के मुख्यमंत्री मंत्री प्रचार के लिए आते हैं, तो वहां उन राज्यों में भी कहीं ना कहीं विकास और दैनिक जो उनके कार्य है वो कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और एक और बड़ी बात कि जब इलेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में होते हैं तो मीडिया का एक परसेप्शन होता है कि सरकार की अगली परीक्षा है केंद्र सरकार की, चाहे वो 4 राज्यों के इलेक्शन जीत चुके हो, एक इलेक्शन के लिए फिर ये बात आती है कि सरकार की अगली परीक्षा है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं उसी मोड में बनी रहती है। और भारत जैसा विकासशील देश, क्योंकि हम एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकारों को बहुत सारी चीजें इन पे काम करने की जरूरत होती है। ऐसे में तो ये वो वाली बात है कि एक रोड पे अगर गाड़ी चलेगी और वो कुछ समय चलेगी रुकेगी, कुछ समय चलेगी और रुकेगी, तो फिर वो उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं पाती। वैसे विकास और प्रगति की स्पीड की बात है। लेकिन इसमें आपने ठीक कहा कि ये बात देखने लायक जरूर होगी कि जो हमारा संघीय ढांचा है उसको किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे, लोकतंत्र की जो मूल भावना है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, और जो सभी की राय, क्योंकि ये पूरे देश के, तो इसमें क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, सभी राजनीतिक दलों की सिद्धांततः एक सहमति होनी चाहिए जी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इसके लिए विरोध, अगर इससे लोकतंत्र को कहीं नुकसान पहुंच रहा है, संघीय ढांचे को कहीं नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे राजनीतिक दल या मुद्दे के राजनीतिक दल इसे मुद्दे के रूप में न देखे, इसे बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसके लिए देश के हिसाब से देखने की जरूरत है। और राघवेंद्र जी, अंतिम बात में कहूँ, मुझे इसमें एक चीज और लगती है, मतलब कि मेरी अपनी निजी राय ये कहती है कि अगर सरकार इसे करने जा रही है तो शायद उससे पहले सरकार कम से कम परिसीमन पे और महिला आरक्षण पे इनको जरूर फाइनल करेगी, क्योंकि जब एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी तो उसमें जो मुद्दे होंगे वो राष्ट्रीय दलों के पास जो होंगे मुद्दे, वो ज्यादा मुखरता से काम करेंगे। क्षेत्रीय दलों वाले और क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो जो भी राजनीतिक दल अब उतरेंगे उनके पास ऐसे अहम मुद्दे, ऐसी बातें होनी चाहिए कि वो मतदाता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल ये सारी चीज़ें ही राजनीति में मत मतांतर की वजह बनती है कि अगर सरकार ने महिला आरक्षण की बात को साफ कर दिया और महिला को आरक्षण दे दिया और उसके बाद 2029 के चुनाव होते हैं तो प्रतिपक्ष कहेगा कि इस मुद्दे पर जो सत्ताधारी दल उसको लाभ मिल जाएगा। और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो या तो एक साथ बहुमत मिलेगा या फिर एक साथ प्रतिपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा।
तो हर कोई चाहेगा कि उसकी स्थिति जो है इतनी कमज़ोर ना हो कि वो एक साथ के चुनाव में एक साथ निपट जाए, एक साथ सत्ता में आए। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन एक वजह और भी है जो मैं प्रिंस जी से पूछा था, मैं आपसे भी एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये कि सरकार जब इलेक्शन कराती है तो वो सरकारी खर्च भी हज़ारों करोड़ों में आता है, और फिर प्रति प्रत्याशी उसके अपने खर्च होते हैं। जो चुनाव की सीमा है उतने तो वो बताते ही हैं, उससे थोड़ा कम ही बताते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि व्यावहारिक रूप से वो खर्च बहुत ज़्यादा होता है। वो कई जगह तो 100 गुना तक बढ़ जाता है। एक इलेक्शन की हम बात करें विधानसभा में तो लोग कहते हैं कि वहाँ तो 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कोई अगर बहुत हाई प्रोफाइल इलेक्शन हुआ तो वहाँ 100 करोड़ तक का खर्चा आता है। तो एक विधानसभा चुनाव में अगर 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं और लोकसभा की बात करें तो वो आंकड़ा अरबों खरबों में जाता है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि पैसा खर्च करने की जो स्थिति उसको भी रोकेगा, काले धन को भी राजनीति में लगने से रोकेगा, क्योंकि जब ये खर्च होते हैं तो ब्लैक मनी बहुत लगती है, हर कोई जानता है। और उसके चलते फिर जो पार्टी चुनाव जीत कर आती है, जो उनके पीछे काला धन खर्च करते हैं, फिर वो पार्टी पूरे 5 साल वो काला धन खर्च करने को ओबलाइज करती है, क्योंकि उन्होंने पैसा खर्च किया। तो ये बहुत सारी बातें। रमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, जो बार बार चुनाव होते हैं, चुनाव होना, जनप्रतिनिधियों का जाना, ये लोकतंत्र के सशक्त होने की सबसे मतलब एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन बार बार जो चुनाव होना है, ये भारत के लोकतंत्र की और भारत की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी विसंगति है। मैं बताऊं, इसका पूरा प्रशासन, मतलब राजनीतिक दल और आम आदमी तक जो प्राथमिकता है वो बदल जाती है। अब हर 4-5 महीने, हर 6 महीने में जब चुनाव होते हैं तो लोगों की सोचने का तरीका अलग हो जाता है। लोगों जो सरकार की जो पॉलिसीज है वो प्रभावित होती। सरकार जब बार बार चुनाव में जाती है तो वो जो उसकी नीतियां हैं देश को चलाने की, खासतौर से आर्थिक नीतियां हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, वो इस तरह की बनानी पड़ती है। उनमें रेवड़ियां ज्यादा बांटना पड़ती है और उसका आर्थिक बोझ आम आदमी पे पड़ता है, देश के खजाने पे पड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि मतलब इसके नुकसान ही नुकसान है। इसलिए एक देश एक चुनाव इस देश की बहुत जरूरी, मतलब प्रमुख जरूरत है। और हमने इसको ये प्रमाण देख भी चुके हैं 1967 तक से पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे। तो इसका प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हो चुका है। अच्छा, इस समिति ने विदेशी जो देश है, दुनिया के और देशों का भी जो तुलनात्मक अध्ययन किया था। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और इंडोनेशिया में ऐसी व्यवस्था है और वो सफल होकर चल रही है। हमारे यहाँ भी ये सफल हो चुकी है। इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भविष्य में आ सकती है, जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है, बर्खास्त हो जाती है सरकार, या पूर्ण बहुमत ना हैंग असेंबली आए और वो न चल पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका प्रावधान भी अभी से सोचना पड़ेगा। हालांकि ऐसे विषय है कि इनका निदान हो सकता है। विपक्ष का जहां तक विरोध करने का सवाल है, तो विपक्ष का जो विरोध है राघवेंद्र जी, वो पूरी तरह से राजनीतिक है। उनने वक्फ बोर्ड का विरोध किया था, उनने 370 का विरोध किया था, तो SCRA का विरोध कर रहे हैं, वो डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, वो इसका जो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। तो असल में ये क्रांतिकारी कदम है। कोई भी सरकार ऐसे क्रांतिकारी कदम जब लेती है तो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर आदमी के मस्तिष्क पटल पे ये अंकित हो जाता है कि इस सरकार ने ये बहुत अच्छे कदम उठाए। तो इससे राजनीतिक नुकसान, फायदे सरकार को होते हैं और विपक्ष को नुकसान होते हैं। अब जैसे पूरे विपक्ष ने इसमें जो आपत्तियां दर्ज की है वो यही है कि कार्यकाल घटाने बढ़ाने से जनादेश और संघीय ढांचे का प्रभावित हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि अगर एक बहुत बड़ा लाभ देश को हो रहा है, मतलब इस व्यवस्था से, तो ये छोटे मोटे नुकसान की भरपाई तो हो सकती है। तो कोई बहुत बड़े यहाँ से संघीय ढांचा तो कम से कम बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। संघीय ढांचा प्रभावित होता तो हमारे देश में आजादी के बाद से ये व्यवस्था रही है। तब उस समय तो नेहरू जी भी थे, लेकिन संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं आया। राष्ट्रीय लहर, कांग्रेस विपक्ष का ये जो कहना है कि राष्ट्रीय लहर में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे छीन सकते हैं, तो ये जरूर उनका खुद का ये दर्द झलक रहा है कि बीजेपी के जो काम है, बीजेपी के जो स्टेप्स ले रही है, उससे एक देश में लहर चलती पिछले 2014 से वो देख रहा है। तो उस लहर में
पूरी तरह से उनका सफाया हो जाएगा। अभी इसमें अभी अलग अलग चुनावों में ये होता है, बिल्कुल, अगर एक जगह चुनाव हार गए तो दूसरे जगह वो उसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस विपक्ष का जो आरोप खासतौर से चिदम्बरम साहब का जो आरोप है, ये वो तो बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए है। संवैधानिक, अरे कैसे असंवैधानिक है? जब इस देश में वो व्यवस्था देख चुका तब वो असंवैधानिक नहीं तो असंवैधानिक कैसे हो जाएगा? बिल्कुल रमेश जी, दरअसल जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सबके अपने अपने मत हैं लोकतंत्र में। मुझे लगता है प्रिंस गुप्ता जी कि अगर कोई एक आदमी बोले कि 2 दूनी 4 होता है तो बोले साहब लोकतंत्र है, हम 2 दूनी 5 समझते हैं। ऐसा कहना इसलिए जरूरी कि साहब लोकतंत्र में विचारों की आज़ादी, इसलिए हम 2 दूनी 5 मानते हैं। कोई कहता हम 2 दूनी 6 मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक साथ चुनाव कराने में नुकसान नहीं है। अब नुकसान सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में ये क्रम टूट गया। अब वो नुकसान सिर्फ उन राज्यों को होगा जिनके कार्यकाल बचे हुए हैं, और जब भी ये लागू होगी, चाहे वो 2029 में लागू हो, चाहे 2035 में हो, चाहे 2050 में हो, सभी राज्यों में 5 साल का कार्यकाल एक साथ खत्म होने की स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि सबके चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। तो ये तो चाहे कल चुनाव कराएं तब भी ये स्थिति बनेगी, और 29 में या आगे कराएं तब भी ये बनेगी। तो एक बार तो आपको जोखिम लेना पड़ेगा। लेकिन बात वही है कि अगर किसी राज्य में कोई सरकार गिर जाती है अल्पमत के चक्कर में, या कोई ऐसी उस राज्य की ऐसी गतिविधि हो जो देश के खिलाफ हो, और केंद्र सरकार धारा 356 का उपयोग कर वहाँ की सरकार को भंग कर दे, तो वही चर्चाएं तो मेरे ख्याल से सदन में होगी लोकसभा के भीतर। उसी पर तो रास्ते निकाले जाएंगे कि अगर ये नौबत आती है तो फिर एक साथ चुनाव करने की जो पॉलिसी है वो ना टूटे, और बाकी का समय कैसे पूरा किया जाए। क्या उसमें आम सहमति की सब सरकार मिलकर बनाए, माने सर्वदलीय सरकार बनाई जाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जिस पर वो विचार करेंगे और संसद तय करेगी, और संसद ऐसा कुछ तय करेगी जो सबके लिए स्वीकार होगा। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश में स्वीकारता अलग बात है। आपकी छोटी टिप्पणी, जो पिछला मेरा सवाल था उसका भी उत्तर चाहें तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं इस पॉलिसी के जी, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कल को सारे देश में एक साथ चुनाव हो जाए इस पॉलिसी के तहत, इस कानून के तहत, और कल को पता लगे कि राजस्थान में सरकार 2 साल पहले ही गिर गई। हो सकता है कि जो मेजॉरिटी मिली हो उसको और कोई दल उसको बैक ऑफ कर ले और उनकी मेजॉरिटी ना बने और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ जाए। तो इन सारी चीज़ों को एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो हुआ था, जो मैंने कमेटी के बारे में बताया जी, कोविंद कमेटी के बारे में, उस कमेटी में इन सब चीज़ों पर डिलिब्रेशन हुआ गया है। अब मुझे ये लगता है कि जो विपक्ष की जो बात हो रही है हमारे यहाँ कि ये हर चीज़ को अपोज कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अपोजिशन का एक कारण ये हो सकता है कि विनर टेक ऑल वाली फिलॉसफी ना हो जाए, कि अगर पूरे देश में चुनाव एक बार में हो रहे हैं जी, तो उसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ना दब जाएं। मतलब ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश में रहने वाला आदमी, भोपाल में रहने वाले आदमी की समस्याएं अलग हो जो केरला में रह रहे हो उनसे, या जो मणिपुर में रह रहे हैं उनसे। हर जगह की समस्या अलग है, पर अगर चुनाव एक ही बार में होगा तो ये एक रेफरेंडम की तरह हो जाएगा, एक प्लेबिसाइट की तरह हो जाएगा, और इसमें ये जो रीजनल इश्यूज हैं ये मिसिंग रहेंगे। तो मुझे लगता है लीगली तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेती है, बट जो लीगल प्रिंसिपल की इंटरप्रिटेशन है, जो फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, हो सकता है कि आपके लिए एक शब्द का मीनिंग कुछ और हो और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसका मीनिंग कुछ और हो। तो इंटरप्रिटेशन की जो फाइनल पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है हमारे संविधान में जी। तो हो सकता है कि उसमें ये दिक्कत हो। ठीक, तो लेकिन एक बात है कि जब पहली बार एक साथ चुनाव हुए थे, अगर ये दिक्कतें उनको होती तो वो पहली बार में एक साथ चुनाव नहीं कराते। वो कहते हैं कि हम एक साल चुनाव को रखते हैं, शुरू के 3 महीने 10 राज्य के चुनाव होंगे, बाद के 3 महीने 10 राज्य के चुनाव होंगे, बाद के फिर 3 महीने हम 10 राज्य के चुनाव करेंगे, और फिर आखिरी में लोकसभा का चुनाव करेंगे एक साथ। तो अगर वो संकट होता तो मेरे ख्याल से जो हमारे संविधान वेत्ता थे, जो कानून बनाने वाले थे, वो उस पर विचार करके उसको बांट देते। लेकिन सब ने तय किया कि एक साथ चुनाव हो, तो मुझे लगता है आशंका तो फिर हम किसी भी बात में जी मेरा ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स में लाया गया जी, और उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स में आया और ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई और संविधान का राज चालू हुआ, जनता का राज चालू हुआ जी। तो उस दिन के बाद से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जब पास हुआ और इलेक्शन हुए, तब इलेक्शन एक साथ स्टार्ट हुए। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रोहिबिट कर रहा है। बिल्कुल, समय तो क्लोज करने का कि अभी हम क्लोज नहीं करेंगे। 2 साथियों की 30 सेकंड की एक राय और लेते हैं। नागेंद्र जी, आपकी राय
और फिर मैं आता हूँ रमेश जी के पास। नागेंद्र जी, आप सहित जो तमाम पैनलिस्ट वन नेशन वन इलेक्शन की जो फायदे गिना रहे हैं, मैं भी सैद्धांतिक रूप से उनसे सहमत हूँ। और मुझे उसमें एक फायदा और लगता है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को अराजकता और अस्थिरता फैलाना चाहते हो, चाहे जैसे जॉर्ज सोरोस कई लोग बोलते हैं, कई लोग डीप स्टेट के रूप में बोलते हैं, मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में उनकी भी इस तरह की जो मंशा है काफी कमजोर होगी। बिल्कुल। फिर सरकार स्थिर होगी और सरकार पूरे 5 साल तक सरकार देश पे, देश की प्रगति पे, विकास पे, अराजक तत्वों का खात्मा करने पे ज्यादा ध्यान। रमेश जी, आपकी राय? राघवन जी, जो विपक्ष का जो कहना है जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, तो मेरा कहना है कि जब ये साथ जब चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों एक साथ प्रभावित करेंगे चुनाव की प्रक्रिया को। यानी क्षेत्रीय मुद्दा अगर कोई बहुत मजबूत है तो वो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव को भी प्रभावित करेगा, और राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा अगर कोई प्रभावशाली है तो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे चुनाव को भी प्रभावित करेगा। दूसरी बात यह है कि इससे आशंका है बहुत सारी रमेश जी, लेकिन अगर सरकार तय करेगी, सदन में चर्चा होगी, तो इन सब बातों पर विस्तार से बात होगी और फिर लोकसभा के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करने में आसानी होगी। लेकिन आपको बता दें कि आमतौर से 4000 करोड़ के आसपास एक इलेक्शन में खर्च होता है, एक लोकसभा चुनाव में, और जो लोकसभा चुनाव की सीमा है वो 75 लाख रुपये तक होती है एक उम्मीदवार के लिए। विधानसभा में ये सीमा 20 लाख से बढ़कर 28 लाख भी होती है और किसी किसी राज्य के हिसाब से वो 40 लाख तक जाती है। ये तो निजी प्रत्याशी की बात है। फिर समर्थक पैसे खर्च करते हैं, फिर काले धन वाले पैसे खर्च, तो ये मामला बहुत बड़ा फिगर होता है। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इस पर सहमत होंगे और जब भी ये लागू होगा पूरे देश में इसका स्वागत होगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। प्रिंस गुप्ता जी, आपका साधुवाद। नागेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। और रमेश सिंह जी, आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।